अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त गंदम का बहरान चल रहा है और हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो बड़े अजीब हैं। तो इस वक्त गंदम की मार्केट 2 दिन 3 दिन पहले डाउन होती हुई 100 किलो की हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लिया में 7,400 पे 7,300 पे आ गई थी। पिछले 2 दिनों में फिर कुछ बेहतरी आई और आज 8,400 की आवाज़ आ रही है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। आवाज़ आ रही है कि 8,400 रुपये की है। और बहुत अफसोस की बात है कि ये गंदम हमारी जो है ना ऐसे ही पड़ी है, कोई खेतों में पड़ी है, कुछ घर में पड़ी है, कुछ दुकानों में पड़ी है, यानी जहाँ जहाँ जगह मिली गंदम पड़ी है। अब इसमें बड़े नकायस हैं, हुकूमती नकायस हैं, उनकी प्लानिंग के नकायस हैं। अब ये देखें कि गंदम जब आपके पास ज़ख़ीरा थी, अब हुकूमत कहती है कि हमारी ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों में, आज से कुछ दिन पहले, वज़ीर खुराक जो पंजाब का है वो ये फरमा रहे थे कि 23 लाख टन गंदम हमारे पास पड़ी है, जो कि हमारी ज़रूरत इससे कम है। तो बंदा उससे पूछे, मामा कि जब तुम्हारे पास इतनी गंदम पड़ी थी तो बाहर से तुमने किस लिए मंगवाई है? ये देखें जी, एक अजीब सी बात है, अजीब सी कहानी है। इसके कुछ मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि एक चीज़ आपके पास ज़्यादा पैदा हो गई है तो क्या ये जुर्म है? वो अल्लाह के बंदे, अगर चीज़ ज़्यादा पैदा हो गई है तो देखें, आप मुल्क हैं, इदारे हैं, पंजाब लेवल के, सूबे लेवल के, फिर वफाक लेवल के इदारे हैं, आप लोगों के पास एक्सपोर्ट के इदारे हैं। तो दुनिया में गंदम की ज़रूरत कहीं नहीं है। गंदम किसी जगह पर बेची नहीं जा सकती है। आप अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, आप ईरान भेज सकते हैं, आप इराक भेज सकते हैं, किसी भी जगह पर गंदम को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तान की जो गंदम है वो पसंद की जाती है। तो फिर अगर बम्पर क्रॉप होगी तो इसमें गिला किस चीज़ का है? ये नहीं हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर इसको इसका मकसद ज़ाय कर दिया जाए, नहीं, ये आपकी बहुत गलत हिकमत अमली है। और फिर एक तूफान बदतमीज़ी पीछे बर्पा होता है किसान के, कि जी वो अब किसान, गंदम 5500 पे गई थी तो किसान तब खुश होता था, अब 3300 पे आ गई है, 3200 पे आ गई है तो अब किसान रोता है। मेरे भाई, बात ये है, आप कंपैरिजन करके देखो, आपकी प्रोडक्शन कैसी रही है, प्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी सूरत हाल कैसी रही है। आपकी खाद महंगी हुई है, आपका डीजल महंगा हुआ है, आपकी पेस्टिसाइड महंगी हुई है, आपके ट्रैक्टर महंगे हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी फसलात के लिए इस्तेमाल हुई है वो महंगी हुई है। मैं एक मुद्देबाना सवाल करूंगा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ये सारे जो लोग बैठे हैं, चलो फिर इस तरह करते हैं, वो कहते हैं जी गंदम का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, तो चलो इस तरह करते हैं कि पिछले साल वाली इंक्रीमेंट भी उनसे वापस ले लो, इस साल भी उन्हें इंक्रीमेंट ना दो। आप किसान से तो कुर्बानी मांगते हो, तो तुम्हारी माँ मर गई है, खुद कुर्बानी दे के देखो ना, सारे टकले टकले से वो देकर देखे ना कुर्बानी। वो जो है ना, वो आप वो कह दें कि हम इस साल जो है ना इंक्रीमेंट नहीं लेते, नहीं, उनकी तो लड़ाई होती है। 10% पे तो राजी नहीं होते हैं, 15, 20, 22, 25, और फिर मरात मरात में क्या डीजल बढ़ गया, वो कहते हैं कि वो फ्यूल एक्सपेंसेस हमारे बढ़ाए जाए, पेट्रोल बढ़ गया उसके एक्सपेंसेस बढ़ाए जाए, हेल्थ अलाउंस बढ़ाए जाएं, वो तमाम किस्म के अलाउंसेस जो है ना, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो है ना वो बढ़ाए जाएं। वो तमाम अलाउंसेस बढ़ते हैं क्यों? उसकी दलील क्या है जी? महंगाई हो गई है, कंपनसेशन नहीं होती है, अखराजात पूरे नहीं होते हैं। जमींदार, नहीं जी इसका रेट कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि खाद बढ़ गई इसलिए इसका रेट कम होना चाहिए, दवाई की कीमत बढ़ गई इसलिए इसका रेट कम होना चाहिए। बड़ा अजीब सी सूरत हाल हमने देखी है। वहां अगर रेट्स बढ़े तो उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, बढ़ा दें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा तो ख्याल रखें ना। अगर इसी तरीके से ख्याल ना रखा गया तो आप देखना, ये इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा हुआ तो देखना फिर आप तनज़ली की तरफ जाओगे। और बड़ी एक हैरत की बात है, यकीन जाने कि मैं समझता हूं कि किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उस पर बिल्कुल अमल ही नहीं है। ये तो पढ़ाना नहीं चाहिए फिर यहाँ पर। अब हमने किताबों में ये पढ़ा था कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ हुकूमत जो है ना वो नमाज का टाइम नहीं दे रही थी, तो उन्होंने उन्हें ये ख़त लिखा था
کہ یا تو مجھے یہ ٹائم دیا جائے اور اس کے بعد مجھ سے اضافی ٹائم لگوا لیا جائے، یا پھر اس طرح کیا جائے کہ اس ٹائم کی جس میں میں نماز پڑھتا ہوں میری تنخواہ میں سے یہ کاٹ لیا جائے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی تو پھر میرے اس لیٹر کو ریزائن سمجھا جائے۔ میں کہتا ہوں آج پولیس والا وہ جو کسان کے اوپر لاٹھی اٹھا رہا تھا، کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اسے پکڑ پکڑ کے بارش لوگوں کو، باپ کی عمر کے لوگوں کو، وہ جو نا پکڑ پکڑ کے بدتمیزی سے، طوفان بدتمیزی سے، وہ جو ادھر وہ ان کو قید کر رہے تھے، اریسٹ کر رہے تھے، قسم سے ذرا برابر بھی تمہیں کتابوں کا شرم نہ آیا جو تم نے پڑھی ہیں، جو تمہیں اساتذہ نے پڑھائی ہیں؟ تمہارے اندر اگر الطاف حسین حالی جیسا ایمان ہوتا تو تم سٹیٹ کو کہتے کہ دیکھو کہ باپ کے اوپر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ وہ ہیں جو غلہ اگاتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، آج وہ لوگ آئے ہیں، یہ ہمارے باپ ہیں، اگر ان کے اوپر لاٹھی اٹھانی ہے، انہیں اگر ہم نے اریسٹ کرنا ہے تو یا تو ہمیں یہ معافی دی جائے کہ ہم انہیں اریسٹ نہیں کرتے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہی ہمارا لیٹر، ہمارا استعفیٰ سمجھ لائے۔ کسی کے اندر اس طرح ایمان ہے؟ وہ اللہ کے بندے، آپ انہی پولیس فورسز کو، ایمان تو ہمارے اپنے کمزور ہو چکے ہیں نا، آپ انہی فورسز کو جو کل کسان کے اوپر لاٹھی برسا رہے تھے، آپ چیک کریں، زمینداروں کے بچے نہیں ہیں؟ جو زمینداروں کے بچے ہیں وہ وہی صرف انکار کر دیتے، تو ان کے باپ کی جرت ہی نہیں ہے کسان کے اوپر لاٹھی چلانا۔ اور کسان کے اوپر لاٹھی چلانے کا مقصد کیا ہے؟ کسان کے اوپر لاٹھی چلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم پاکستان کا پہیہ جام کرنا چاہتے ہو، تم 70% لوگوں کی، اچھا پھر یہ کہیں گے مٹھی بھر لوگ آ گئے، جی بالکل بات درست ہے کہ مٹھی بھر لوگ وہاں پہنچے ہیں، بقیہ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہاں احتجاج کے لیے جائیں۔ احتجاج کرنا آسان کام ہے، سرمایہ کا کام نہیں ہے، وہ تو لوگ قربانی دے رہے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، یہاں سب کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہاں پر پہنچے ہیں، بقیہ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، ان کو آپ نے مار ہی اتنا لیا ہے وہ اٹھ نہیں سکتے، اس لیے وہ احتجاج میں نہیں پہنچے۔ آپ چاہتے یہ ہو کہ سارے کے سارے مر جائیں، ان کی جسم سے ایک ڈرپ کا ایک سسٹم لگائیں، جو بلڈ، خون، سب کچھ ہے وہ نکال کے خود تم پینا چاہتے ہو۔ تو دیکھو بھئی، تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، واحد ایک چیز گندم ہے، اس کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو تھوڑی حیا کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح قیمت اس کی گرا دو گے، کسان کو نہیں دو گے، تو کسان مر جائے گا، کسان مر جائے گا، پاکستان کی معیشت مر جائے گی، پھر تمہارا سر سبز کسان والا جو وہ چکر ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کے بارے سوچنا ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ ایک طرف تو ہم کسان کو جو ہے نا پاؤں پہ کھڑا کریں گے، ہم زراعت کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اچھا تم نے زراعت کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے بھائی، تمہاری صورتحال ایسی ہے، بلکہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم یہ گندم خریدتے ہر حال میں۔ اب سینٹروں کی اگر ہم بات کریں تو بتاؤ کہ 1 ایکڑ میں کے پیچھے 6 بوریاں دے رہے ہیں، اور جب 6 ایکڑ ہو جائیں گے 7ویں ایکڑ کی آپ کو بوری نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کے بندے، کچھ تو سوچو، یہ پالیسی بنائی کن لوگوں نے ہے؟ وہ کن باگڑ بلو نے یہ پالیسی بنائی ہے؟ ہمارے سامنے تو بٹھاؤ ان کو، کاش تم نے ایک زمیندار بٹھایا ہوتا پالیسی بنانے میں، وہ تمہیں بتاتا کہ 1 ایکڑ کے لیے کتنی بوریاں ضرورت پڑیں گی، وہ تمہیں بتاتا کہ 6، اچھا چلو اس طرح کرتے ہیں، وہ اچھے سے اچھا اے سی آ جائے، ڈی سی آ جائے، جس کو لگتا ہے کہ ہم 36 بوریاں دے کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں اور کسان تو اس میں نوابی کر رہا ہے، وہ آئے انہی 36 بوریوں پہ 6 مہینے گزارا کرے، ہم جو ہے نا کہیں اور جا کے گزارا کر لیں گے۔ وہ 36 بوریوں کے ساتھ صرف ایک کچن کا مینیو بنا کے دے دو، 36 بوریوں کے ساتھ، کیا 36 بوریوں کے پیسوں کے ساتھ کچن چل سکتا ہے 6 مہینے؟ جس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ 36 بوریوں کا فارمولہ بنا کے ہمارے اوپر لاگو کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو بے ایمانی بتائیں جناب، پھر بے ایمانی اگلی یہ ہے کہ 36 بوریاں ہوں گی اور 103 کلو کی برتھی ہوگی، 100 کلو کی نہیں، 103 کلو کی برتھی ہوگی، یعنی 3 کلو اضافی لیں گے۔ یہ 3 کلو اضافی کس کے پاس جا رہا ہے؟ ہمارا نیوز کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اوپر تک لین ہوتی ہے، یہ نیچے سے اکٹھا ہو کے سارا اوپر تک جاتا ہے۔ اور ویسے حد ہو گئی ہے، مرے ہوئے کسان کی آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں؟
अब उन 36 और फिर जो आम किसान हैं, गरीब किसान हैं, जिनका कुछ नहीं था, इनके पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि आप बीमार हुए हैं, आप सरकारी अस्पताल में गए हैं, तब वहां आप लोगों को जान पहचान चाहिए। अगर जुल्म की बात तो यह है कि प्राइवेट गए हैं, वहां भी जान पहचान चाहिए, वरना तो काम ही नहीं होता। ये अस्पतालों का हाल है, जहां यहां बोरियां लेने के लिए भी यही हाल है। अगर आपकी जान पहचान है तो आपको फिर 100 भी मिल सकती है, 150 भी मिल सकती है, 200 भी मिल सकती है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो फार्मूला है भाई, आपको 36 बोरियां मिलेंगी 6 एकड़ वालों को, 5 एकड़ वालों को 30 मिलेंगी। और जो टी टी करते हैं सारा दिन, जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, वो कहते हैं जी किसान यूं हो गया, किसान ये हो गया, किसान जालिम है। उन जालिमों से पूछो कि 36 बोरियों से 6 महीने का मेन्यू बनता है? बच्चों की फीस है, घर के अखराजात हैं, बीमारी है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। अगर आप इस तरह करते रहोगे, आपने किसान की डूबती नब्ज पे हाथ रखा है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग किसान को रेट नहीं दोगे, अगर आप लोग किसान की गंदम नहीं खरीदोगे, किसान मर जाएगा। जब किसान मर जाएगा, आज देखें, हमने देखा है मुख्तलिफ जगह पर कि जो बाजार लगते हैं, एतवार बाजार, मंगल बाजार, मुख्तलिफ जगह पर बाजार लगते हैं, बाजारों में भी रश नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसी की गंदम बिकती नहीं है, लोग जाते ही नहीं है। ये आप देखोगे, ये जो शटंडे मुख्तलिफ जगह पर बैठकर सोशल मीडिया पर ड्रामे करते हैं, किसान को जालिम कहते हैं, वो मुख्तलिफ फैक्ट्री में काम करने वाले या मुख्तलिफ ऑफिसेज में काम करने वाले, अगर किसान खुशहाल ना हुआ तो कारोबारी तबका भी तबाह हो जाएगा। फिर देख लेना क्या होता है। किसान के बारे आपको सोचना पड़ेगा। किसान का सिस्टम चलेगा तो पाकिस्तान का सिस्टम चलेगा। आप किसान को दबाओगे, किसान को मारोगे, इस तरह आप लोग कम कैटेगरी की ये जो बोरियां हैं ये लगा के आप लोग अगर किसान की तबाही करोगे, बच्चेगा किसान नहीं तो बचोगे तुम भी नहीं। ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है, अभी किसानों के पास गंदम पड़ी है, आप अपना किबला दुरुस्त करो, सही रेट जो तुमने तय किया है उसके ऊपर गंदम खरीदो। हमें शौकत अजीज का दौर भी याद है, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर भी याद है, हमें जरदारी की पिछली हुकूमत यूसुफ रजा गिलानी वाली भी याद है, हमें इमरान खान की हुकूमत भी याद है। वो था ना, वो डीसी और ये एसी, ये भाग भाग के हमारे घरों से गंदम निकाल रहे थे। वो तब तुम घरों से गंदम निकाल रहे थे, अब भी हमारे घरों में गंदम पड़ी है, आओ ले जाओ ना यार, किधर मर गए हो। बड़ी अजीब सी स्टेट है, एक वक्त आर्डर देती है इनके अंदर से गंदम उठा लो, एक वक्त में आर्डर देती है नहीं इनकी गंदम उठानी ही नहीं है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं चलेगा। हमें तमाम दौर याद है। हुकूमत वक्त को ये भी सोचना होगा। यहाँ एक मिसल मशहूर है कि किसान अपने पाँव पे खड़ा होने लगता है और ऊपर से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है। तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये सोचना होगा कि अगर तो ये फिक्रा अपने नाम के साथ आपने पक्का जुड़वाना है तो देख लें कि आपको किस तरह मारा है लोगों ने, इंतकाम लिया है। आप ठीक है कर लो, आपने भी सियासत करनी, फिर देखना नेक्स्ट टाइम आप आना मैदान में वोट लेने के लिए, देखना किसान तुम्हारे ऊपर गुस्सा कैसे निकालता है। देखिए मेरिट की बात करें, असूल की बात करें, ये मेरिट और असूल नहीं है जो किसान के साथ आप कर रहे हो। किसान तो अगली फसल के लिए परेशान है, पता नहीं कपास बिकेगी या नहीं बिकेगी। आप लोगों ने तो किसान को बेचैनी में डाल दिया है। अब उसे यह समझ नहीं आती मेरी तिली बिकेगी या नहीं बिकेगी। अब वो बेयकीनी के आलम में अगली फसल काश्त कर नहीं रहा। अगर वो बेयकीनी उसकी इसी तरह रहेगी, उसने फसल ही काश्त ना की या कम काश्त की, तो एज ए होल नुकसान किसका होगा? प्रोडक्शन तो मुल्क की कम होगी ना। जब मुल्क की प्रोडक्शन कम होगी, ज़रे मुबादला मुल्क का कम आएगा, तो गरीब कौन होगा? अकेला किसान थोड़ी होगा, पूरा मुल्क नीचे जाएगा। होश के नाखुन लें, किसानों को साथ बैठ के पॉलिसी बनाएं, किसानों की गंदम खरीदें, किसानों को कंधा लगाएं। आज आप बॉर्डर ओपन कर दें, कल किसानों के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि खोपड़ी काम क्यों नहीं करती इनकी। ओ भाई तुम्हारे पास गंदम ज्यादा है, जाने दो ना।
آپ کے پاس فگرز ہیں، جب آپ کو لگے کہ اب ہماری ضرورت کے مطابق گندم رہ گئی، بس اس وقت آپ بارڈر سیل کر دو، باہر نہ جانے دو۔ جب آپ کے پاس اضافی ہے تو اضافی گندم جانے دو، کسان کو پورا ریٹ ملنے دو۔ اچھی پالیسی بنائیں، اچھی پالیسی بنا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ پاکستان اپنے پاؤں پر تب کھڑا ہوگا جب پاکستان جس چیز کے اوپر 70% انحصار کرتا ہے، جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اور وہ کسان جو کھڑا ہوگا تو پاکستان کھڑا ہوگا۔ اور شرم کریں، حیا کریں۔ وہ جو محنتی لوگ کسان آپ لوگوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں، ان کو آپ رہا کریں، حیا کے ساتھ رہا کریں۔ اور حیا کریں وہ پولیس والے کہ جو ان کے اوپر لاٹھیاں اٹھا رہے ہیں، یا جو ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، یا جو انہیں اریسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری بات غلط ہے۔ حکومتی ریٹ قائم کرنے کائے کی حکومتی ریٹ ہے؟ یہ بھی تو حکومتی ریٹ تھی پچھلے سال کہ تم گندم اٹھا رہے تھے۔ آج حکومتی ریٹ ہے کہ ہم گندم نہیں اٹھاتے۔ کیسی حکومتی ریٹ ہے؟ ایک دن ادھر ایک دن ادھر۔ حیا کریں، ہمارے کسانوں کو رہا کریں، حیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔